ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के लिए आप देख रहे हैं ये मनी सेंट्रल, और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया हमने अपने इस कार्यक्रम में। क्यों ब्लॉक हुए आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड? 17,000 क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किए गए, नए कार्ड जारी किए जा रहे हैं। क्या मामला है ये पूरा, ये समझेंगे। आरबीआई की सख्ती से कोटक बैंक को कितना नुकसान? जी हां, नए कस्टमर नहीं ला पाएंगे आप मोबाइल ऐप से और ऑनलाइन। कितना नुकसान होगा दरअसल बैंक को इससे, ये समझेंगे। डीटीएच कंपनियां क्यों चाहती हैं चार्जेस बढ़ाना? डीटीएच कंपनियां कह रही हैं कि भाई हमें चार्जेस बढ़ाने दीजिए, प्राइसिंग की पावर दीजिए। क्यों ऐसा चाहती हैं, ये समझेंगे। इसके बाद दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू होगा। भारत क्यों चाहता है देश में हीरो की प्रोसेसिंग? G7 देश चाहते हैं बेल्जियम में हो, भारत चाहता है नहीं सूरत में हो, मुंबई में हो। क्यों खींचतान मची है, ये समझेंगे। सेंसेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड के बीच का जो अंतर है, सेंसेक्स का रिटर्न और यूएस के बॉन्ड की यील्ड, इनके बीच का अंतर निचले स्तर पर चला गया है। क्या मतलब है इसका और क्या असर होगा इसका, ये जानेंगे। क्या भारत से बंद हो जाएगा व्हाट्सएप? जी हां, यह दिन की एक और बड़ी खबर है। क्यों ऐसी चर्चाएं हैं कि भारत से व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, ये सब कुछ जानेंगे आज दिन की एक और बड़ी खबर में। आईसीआईसीआई बैंक में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बैंक ने करीब 17,000 क्रेडिट कार्ड की जानकारी गलत यूजर्स के कार्ड के साथ जोड़ दी। इस गड़बड़ी की वजह से बैंक के मोबाइल ऐप पर पुराने ग्राहकों को नए यूजर्स की पूरी जानकारी दिखने लगी। अचानक गलती पता चलने पर बैंक ने सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए। आईसीआईसीआई बैंक ने यह साफ किया कि किसी भी कार्ड के दुरुपयोग की सूचना नहीं मिली है। हालांकि बैंक ने कहा है कि अगर किसी तरीके का वित्तीय नुकसान किसी भी ग्राहकों को हुआ है, किसी भी तरीके की वित्तीय नुकसान हुआ अगर ग्राहकों को, तो उसका मुआवजा बैंक देगा। सर, क्या कहानी लग रही है अंदर की? ये आईसीआईसीआई के ऐप में कुछ गड़बड़ी है जिसे स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन ये मामला अपनी तरीके का पहला मामला है और भारतीय बैंकिंग उद्योग के आईटी के मामले में कुछ दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। हम लगातार हर दूसरे दिन किसी न किसी बैंक में आईटी सिस्टम्स को लेकर, केवाईसी को लेकर समस्या आती देख रहे हैं। और आईसीआईसीआई बैंक जो आमतौर पर अभी तक इन विवादों से सुरक्षित था, वहाँ भी 17,000 कार्ड्स के मामले इस तरह से पाए गए। और ये अनोखा मामला है किसी भी बैंक के आईटी सिस्टम के लिए कि उसने नए क्रेडिट कार्ड 17,000 जारी किए और उस पर गलत लोगों के नाम पते डाल दिए और लोगों ने उस पर लॉगिन किया और उसके बाद उन्हें अपनी सूचनाएं उस पर दिखाई दी। ट्रांजैक्शंस हुए कि नहीं हुए इसके बारे में बैंक ने नहीं बताया है, लेकिन जो बात पूरे मामले में दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के ऐप में कुछ गड़बड़ियां थी या शायद हैक होने का भी खतरा है, जिसे स्पष्ट रूप से सामने कहा नहीं गया। लेकिन अभी तक रेगुलेटर की तरफ से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब तक हम आपको ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी रिजर्व बैंक की तरफ से इस मामले में कोई बात नहीं कही गई है। पर रिजर्व बैंक बैंकों के आईटी सिस्टम्स के भीतर जो चल रहा है उसे लेकर जितना सख्त और सक्रिय होकर कार्यवाही कर रहा है, उस हिसाब से लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक से 1-2 दिन में इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। आरबीआई की सख्ती के बाद चालू वित्त वर्ष में कोटक महिंद्रा बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ धीमी पड़ने के साथ ही लो कॉस्ट डिपॉजिट में हिस्सेदारी घट सकती है। कुछ बैंकिंग एनालिस्ट का मानना है कि प्रतिबंध लगने से बैंक की नए ग्राहक जोड़ने की क्षमता प्रभावित होगी, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ने वाले नए ग्राहकों की एक बहुत बड़ी संख्या डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811 के जरिए आती है। अब वहां से नए ग्राहक अगर नहीं जुड़ेंगे तो इसका निश्चित तौर पर कोटक पर असर पड़ेगा। सर, कितना नुकसान होता दिख रहा है? कोटक भारत की नई पीढ़ी का बैंक था शुभम। कोटक की मैक्सिमम बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग थी। कोटक ने मोबाइल फ़ोन के ऊपर सामान्य लॉगिन के जरिए जो 811 की सुविधा शुरू की थी। 2023 में 72% यानी 72% जो नए अकाउंट्स आए थे वो इसी रास्ते से आए थे। कोटक ने ब्रांच बैंकिंग और मैनुअल बैंकिंग से अलग हटकर नए तरीके की बैंकिंग की पूरी व्यवस्था शुरू की थी। अब आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन के बाद कोटक के जमा जुटाने के कार्यक्रम पर असर पड़ेगा और जो बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त है इस समय, क्योंकि वैसे भी बैंकों को डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं, डिपॉजिटर्स को उन्हें और ज़्यादा ब्याज देने पड़ रहे हैं। कोटक ने अपने
ने अपने कुछ ऐसे अकाउंट सिस्टम्स क्रिएट किए थे और ऑप्शंस दिए थे जिसमें कि कम आय वाले लोग भी, छोटी बचत वाले लोग भी अकाउंट्स खोल सकते थे। लेकिन अब इन प्रतिबंधों के बाद कोटक के लिए डिपॉजिट्स लाना मुश्किल होने वाला है, जिसका असर बैंक के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में भी कोटक के शेयर को गिरावट और पिटाई झेलनी पड़ी है। स्टॉक कल गुरुवार को करीब 11% के आसपास गिरा था, जिसका फ़ायदा अन्य बैंकों को मिला। ओटीटी के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते भारती एयरटेल, टाटा प्ले, डिश टीवी और अन्य डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर ने ट्राई से प्राइसिंग फ्रीडम की मांग की है। डीटीएच कंपनियों को लगता है कि ओटीटी के आने से ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी और मैच्योर बन चुका है, इसलिए अब टाइट प्राइस रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइस तय करने की आज़ादी डीटीएच कंपनियों को ओटीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी। सर, क्यों हो रही है ऐसी मांग? टेलीकॉम टैरिफ में और ब्रॉडकास्टिंग टैरिफ में एक बड़े फेरबदल की तैयारी है, उसके आसार आप समझ सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपनी दरों में बढ़ोतरी करने वाली हैं। अब अगला नंबर डीटीएच ऑपरेटर्स का है। डीटीएच ऑपरेटर से मान रहे हैं कि जो ऑडियंस हैं, उनका, दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मोबाइल के जरिए, बाकी साधनों के जरिए कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में डीटीएच से कंटेंट का कंजम्पशन, डीटीएच का इस्तेमाल धीमे धीमे कम हो रहा है और इस स्थिति में उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कई सारी रियायतें और शर्तों से मुक्ति चाहिए। अभी फिलहाल टीआरआई भारत में डीटीएच की दरों को भी निर्धारित करती है, उसके कामकाज के तरीके तय करती है, टैरिफ तय करती है। डीटीएच इंडस्ट्री का कहना है कि उसके ऊपर एक्सेस रेगुलेशन है, सीमा से अधिक नियम लगा दिए गए हैं। उन्हें 8% का रेवेन्यू शेयर का अपने लाइसेंस रेवेन्यू में से 8% का शेयर लाइसेंस फीस के तौर पर सरकार को देना पड़ता है, जो कि टीआरआई का नियम है। और अब डीटीएच ऑपरेटर चाहते हैं कि उन्हें इन सारे नियमों से अलग किया जाए, उन्हें फोरबियरेंस दी जाए, टैरिफ तय करने की छूट दी जाए, ताकि उस बाजार की प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकें। स्मॉल फाइनेंस बैंकों में ग्राहकों को जबरन बीमा पॉलिसी बेचने पर रिजर्व बैंक और आईआरडीएआई की नज़र है। हाल ही में रिजर्व बैंक के संज्ञान में ये मामला आया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक व्यक्तिगत कर्जदारों को जीवन बीमा पॉलिसी की खरीद के लिए दबाव बना रहे थे। स्मॉल फाइनेंस बैंकों की ओर से कर्जदारों को जारी किए गए कर्ज की राशि प्रीमियम के बराबर थी। सर, किस तरीके की अनियमितता दिख रही है यहाँ रिजर्व बैंक और आईआरडीएआई को? बीमा क्षेत्र में मिस सेलिंग की समस्या बढ़ रही है। ये शिकायत पहले प्रमुख बैंकों के पास थी, अब छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंकों के पास है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों को माइक्रो फाइनेंस लोन देने की छूट है, छोटे आकार के लोन देने की छूट है। अभी तक इसको लेकर स्पष्ट नियम नहीं है कि ये बैंक अपने ग्राहकों को बीमा भी बेच सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक और आईआरडीए की जो भारत का बीमा रेगुलेटर है, उसे इस पर पता चला है कि भारत के प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने बीमा कंपनियों के साथ करार किए हैं, अनुबंध किए हैं, और उनके पास जब भी कोई माइक्रो फाइनेंस का लोन आता है तो उसे बीमा भी चिपकाया जाता है, उसे बीमा खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ये एक किस्म की मिस सेलिंग है और इसे कर्ज पर ब्याज से या कर्ज पर की सुविधा से जोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस में लेने वाले लोग, जिन्हें बैंकिंग नियमों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कर्ज लेने से पहले बीमा लेना ज़रूरी होगा या उन्हें बीमा की शर्त पर ही कर्ज मिलेगा। ये एक बड़ी समस्या है भारत में बीमा की मिस सेलिंग की, और ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी, और आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंकों के खिलाफ इस मामले में कुछ कार्रवाई भी कर सकता है। साबुन और लॉन्ड्री सेगमेंट में प्राइस कट की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे पर असर पड़ा है। यूनिलीवर का कहना है कि भारत में पर्सनल वॉश बिजनेस में कमोडिटी की लागत में कमी और इंडोनेशिया में बाजार की चुनौतियों के प्रभाव की वजह से तमाम प्रोडक्ट में गिरावट दर्ज की गई है उनकी मांग में। इस बीच हिंदुस्तान लीवर के अलावा अन्य कंपनियों के भी नतीजे जारी हुए जो इस स्पेस की हैं, जिससे ये पता चला कि मार्केट में कुछ प्रोडक्ट प्रोफाइल में बदलाव आ रहा है। सर, क्या फर्क पड़ता देख रहे हैं आप उपभोक्ताओं की प्रोडक्ट प्रोफाइल में? बड़े दिलचस्प नतीजे हैं। इन नतीजों को जब डीप डाइव किया हमने और जानने की कोशिश की कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे बता रहे हैं, तो ये आमतौर पर भारत में ऐसा नहीं देखा गया। इन नतीजों से आप संकेत लगा सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं कि क्या भारत में लक्स और लाइफ बॉय जैसे साबुनों का इस्तेमाल कम हो रहा है। कम से कम
हिंदुस्तान लीवर की जो बैलेंस शीट आई वो यही बताती है। सर्फ और रेन हालांकि बड़े ग्लोबल ब्रांड हैं, इनका सेगमेंट तो बढ़ा है, लेकिन इनकी प्राइस ग्रोथ में, कीमतों के आधार पर इनकी ग्रोथ में गिरावट आई है। हिंदुस्तान लीवर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा राजस्व आता है, वो सोप और फैब्रिक वॉशर्स का हिस्सा है, साबुन का और कपड़े धोने के साबुनों का हिस्सा है। इस हिस्से में हिंदुस्तान लीवर को लगातार या तो वॉल्यूम के आधार पर, मतलब मात्रा के आधार पर, या मूल्य के आधार पर अब बाजार गंवाना पड़ रहा है। और इसमें वो बड़े ब्रांड हैं जिनका एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी भारत के बहुत बड़े हिस्सों में बिकते हैं, लक्स हैं, लाइफ बॉय जैसे ब्रांड हैं, सर्फ है, रिन जैसे ब्रांड हैं। इसकी दो बड़ी वजह हो सकती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक तो कीमतें ज़्यादा हैं और भारत के ग्रामीण उपभोक्ताओं की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति कम हुई है, इसलिए वो महंगे उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं। और दूसरा, हमने वापस भारत के बाज़ारों में, खासतौर से ग्रामीण और कस्बाई बाज़ारों में स्थानीय ब्रांडों को, देशी ब्रांड्स को वापस लौटते हुए देखा है। चूँकि इनमें किसी बड़ी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती और इसी तरीके की कमोबेश इसी तरीके की सुविधाएं या इसी तरीके का इस्तेमाल करने वाले सस्ते ब्रांड उपलब्ध होते हैं, तो लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। तो इसका नतीजा शुभम यह है कि हिंदुस्तान लीवर अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में बदलाव करने जा रहा है, जो खासा महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां आमतौर पर भारतीय बाजार में सस्ते उत्पाद और मास कंजम्पशन के, बड़ी खपत के उत्पादों पर ध्यान देती रही हैं, जहां से ज़्यादा डिमांड आती है, जहाँ से ज़्यादा कंजम्पशन आता है। पर ऐसे उत्पादों में तकनीक का बड़ा योगदान नहीं होता। सर्फेक्टेंट प्रोडक्ट्स जो कि लॉन्ड्री केयर या वॉश केयर प्रोडक्ट है, इन्हें कोई भी बना सकता है और इसलिए यहाँ सस्ते उत्पादों से प्रतिस्पर्धा है। तो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर 6 ऐसे उत्पादों पर फोकस करने जा रही है जहाँ फिलहाल कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं है, जहाँ पर आपको तकनीक में, रिसर्च में निवेश करना पड़ेगा। इसमें एक फेस क्लींजिंग का हिस्सा होगा, यानी कि जो कई तरीके के फेस वॉश है। दूसरा सनस्क्रीन्स हैं जिनकी डिमांड भारत में बढ़ रही है। तीसरी मॉइस्चराइजर्स और सीरम्स है। और चौथा बॉडी केयर के प्रोडक्ट हैं, यानी ये थोड़े हाई टेक्नोलॉजी, थोड़े महंगे प्रोडक्ट हैं। जो बात हम आपको इससे पहले बताते रहे हैं कि भारत की एफएमसीजी कंपनियों को अब धीमे धीमे प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाना पड़ रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर निवेश करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान लीवर के नतीजों से इस बात के संकेत निकल कर आए हैं कि अब कंपनी उन उत्पादों पर ज़्यादा फोकस करेगी जो प्रीमियम सेगमेंट के लिए हैं। आने वाले महीनों में कई सरकारी ग्रीन एनर्जी कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ सकते हैं। नवंबर के आसपास एनटीपीसी ग्रीन के 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आने की संभावना है। इनके अलावा भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो इस तैयारी में। हालांकि इन कंपनियों के आईपीओ का साइज क्या है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सर, और कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो आईपीओ लाने वाली हैं? ग्रीन एनर्जी को लेकर आईपीओ का नया दौर आया है। आपको याद होगा कि एनटीपीसी ग्रीन का 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ एक्सपेक्टेड है, जिसकी चर्चा भी चल रही है। नवंबर में आएगा और भारत में किसी पावर कंपनी के ग्रीन होगा या पर्यावरण से की तरह से सुरक्षित तकनीकों के इस्तेमाल के लिए आने वाला ये आईपीओ सामने दिखाई दे रहा है। और इसकी सफलता पर, इस बात पर काफ़ी कुछ निर्भर होगा कि भारतीय बाजार में हम आईपीओ की एक नई लहर देखेंगे, जो बिजली कोयला कंपनियां लेकर आएंगी और ये कंपनियां अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फिनांसिंग जुटाएंगी, यानी पर्यावरण के लिए सुरक्षित निवेश के लिए पैसा जुटाएंगी। इसमें कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनएचपीसी, इंडियन ऑयल और नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है। ये सारी कंपनियां एनटीपीसी के इस आईपीओ के बाद बाजार में आ सकती हैं। तो आईपीओ निवेशकों को भारत की बिजली ऊर्जा कंपनियों में, जिनके आईपीओ इससे काफ़ी पहले आए थे, काफ़ी समय हो गया उनके आईपीओ आए हुए, उनमें नए सिरे से निवेश का मौका मिल सकता है। भारत ने हीरों की टेस्टिंग को बेल्जियम की जगह देश में की ही डायमंड प्रोसेसिंग हब सूरत या मुंबई में ही करने का सुझाव दिया है। G7 देश चाहते हैं कि बेल्जियम में हो टेस्टिंग, ताकि रूस के हीरे उनके यहाँ ना बिक सकें। G7 देशों ने बेल्जियम में हीरों की टेस्टिंग के लिए सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रूस से आने वाला कोई भी हीरा उसके सदस्य देशों को ना बेचा जा सके। इसका मतलब ये होगा कि 1 सितंबर से भारतीय हीरा व्यापारियों को हीरों के वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बेल्जियम भेजना होगा। सर, क्या असर होगा इसका और भारतीय ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि देश में ही हो जाए प्रोसेसिंग? भारत की डायमंड इंडस्ट्री या जो सूरत की डायमंड इंडस्ट्री है, वो रूस यूक्रेन युद्ध के तूफान में बुरी तरह फंस गई है और पिछले 1 साल से भारत से हीरा निर्यात पर इसका असर पड़ा है। भारत के जो डायमंडियर्स हैं वो आमतौर पर रूस से आने वाले हीरों पर निर्भर होते थे। प्रक्रिया ये थी कि रूस से कच्चे हीरे, अनगढ़ हीरे आयात किए जाते थे, सूरत में उनकी पॉलिशिंग होती थी, फिनिशिंग होती थी और उसके बाद उनको यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाता था। पिछली 2 साल के दौरान, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बार बार अपनी तमाम जांच पड़ताल में पाया कि अवैध रूप से रूस के प्रतिबंधित हीरे भारतीय बाजार में आ रहे हैं और यहां से दुनिया के बाजारों में बेचे जा रहे हैं। प्रतिबंधों के हिसाब से रूस का कोई सामान यूरोपीय बाजारों में नहीं जा सकता और इसलिए
अब G7 देशों की जो टेक्निकल कमेटी है उसने तय किया है कि भारतीय बाजार में जिन भी हीरों को तराशा जाएगा उन्हें बाजार में बेचने से पहले उन्हें एंटवर्प की जो लेबोरेटरी है वहाँ टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, ताकि पता चल सके कि रूस से आए हुए हीरे हैं कि नहीं है। और ये भारतीय डायमंटियर्स के लिए, भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में अनगढ़ हीरों का या कच्चे हीरों का बड़ा स्रोत तो रूस ही है, और अगर वहाँ से आने बंद हो जाएंगे तो बाकी जो अन्य स्रोत से हीरे आ रहे हैं वो खासे महंगे हैं, और इससे भारतीय डायमंड प्रोड्यूसर्स की, पॉलिशर्स की, एक्सपोर्टर्स की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा। सरकार को शायद इस मामले में दखल देना होगा, लेकिन G7 देश प्रतिबंधों को लेकर खासे सख्त और सतर्क हैं, इसलिए अब हीरा निर्यातकों को इस मामले में खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारत और अमेरिका के सरकारी बॉन्ड की यील्ड का अंतर निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ने की आशंका है। हालांकि घरेलू और विदेशी फंडामेंटल में सुधार के साथ साथ ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में घरेलू बॉन्ड शामिल होने जैसी घटनाओं ने विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए प्रेरित किया है। इस बीच खबर यह भी आई थी कि इससे पहले कि सेंसेक्स और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड के बीच का अंतर जो है वो निचले स्तर पर है, अब बॉन्ड की यील्ड के भी अंतर निचले स्तर के करीब पहुंच रहे हैं। सर, इसे कैसे समझा जाए? हम आपको बताते रहे, पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि भारत के शेयर बाजार से, इक्विटी बाजार से तो विदेशी निवेशक निकल ही रहे थे, डेट मार्केट से भी बड़े पैमाने पर बिकवाली दिखाई दी थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के आकर्षण के जो दोनों स्रोत हैं, अब वो दोनों फार्मूले गड़बड़ा गए हैं। सेंसेक्स के बारे में आपको शुभम ने बताया कि जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो अब लगभग अमेरिका के AAA ट्रेजरी बॉन्ड्स में 10 साल के बॉन्ड्स के रिटर्न के बराबर हो गया है। यानी वहाँ अब बेहतर निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प ये है कि अमेरिका के बॉन्ड्स में पैसा लगाएं, इसके बजाय कि भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करें। अब जो ताज़ा आंकड़ा आया है वो आंकड़ा भारत के डेट मार्केट या कर्ज कार्यक्रम के लिए चुनौती बनकर आया है, और जहां वहां से जो संकेत आ रहे हैं वो भारत के डेट मार्केट के लिए अच्छे नहीं है। जो ताजे आंकड़े हैं उस हिसाब से भारत सरकार के बॉन्ड्स 10 साल के और अमेरिका के बॉन्ड्स के बीच जो यील्ड का गैप है वो अब 17 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गया है। यानी कोई निवेशक अमेरिका में बैठकर अगर वो भारत के बॉन्ड्स में निवेश करना चाहता है, भारत सरकार के बॉन्ड में निवेश करना चाहता है, अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए अमेरिका के बॉन्ड ज़्यादा बेहतर विकल्प साबित होंगे, ज़्यादा बेहतर रिटर्न और सुरक्षित निवेश का विकल्प बनेंगे। इसके साथ ऊपर से एक चुनौती और भी है कि भारतीय रुपये में लगातार गिरावट हो रही है और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण विदेशी मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। ये भी बॉन्ड निवेशकों के लिहाज से एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, उन्हें हतोत्साहित करने वाली बात है। और इसके साथ भारत का राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है, कर्ज भी बढ़ा है, जो बॉन्ड निवेशकों को परेशान करने के लिए, डराने के लिए काफ़ी है। और आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में निवेशक बॉन्ड्स में अपना निवेश बेचकर बाहर निकलते हैं और सुरक्षित बॉन्ड्स में जाते हैं, और यही बात हमने पिछले महीनों में, पिछले हफ्तों में भारतीय बाजार में देखी है। अब ये ऐसे समय पर हो रहा है शुभम, जब भारत ने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में अपने सरकारी बॉन्ड शामिल कराए हैं और भारत को निवेश चाहिए और अच्छा बड़ा निवेश चाहिए। यहाँ एक और जो उलझन भरी बात यह है कि भारतीय बाजार में दबाव यह है कि ब्याज दरों में कमी की जाए, जबकि अमेरिका में अभी ब्याज दरें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं हम आगे आपको बताएंगे भी कि उसका असर स्टॉक मार्केट पर दिखाई दे रहा है। उसे देखते हुए ये जो यील्ड का गैप है भारत के सरकार के बॉन्ड्स में और अमेरिका के बॉन्ड्स में ये इतना ही नैरो, इतना ही सकरा रहने की संभावना है। यानी इस परिस्थिति में अगले 6 महीने में किसी बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो यदि आप अब शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन घटनाओं पर ध्यान रखें, करीब से देखें, क्योंकि विदेशी निवेशकों का मिजाज भारतीय बाजार को लेकर बदल रहा है। फंडामेंटल्स, भारतीय बाजार के जो फंडामेंटल्स अभी तक एफआईआईज के, एफपीआईज के पक्ष में खड़े थे, वो फंडामेंटल्स, वो बुनियादी कारक अब दूसरी दिशा में यानी नकारात्मक दिशा में मुड़ रहे हैं। सर, विदेशी निवेशकों का रुख भारतीय बाजारों पर फिर कैसा रहेगा? इस रोशनी में अगर देखें, इस घटना को भी ध्यान में रखें कि आने वाले दिनों में भारत के बॉन्ड ग्लोबल इंडेक्स में भी जा रहे हैं, विदेशी निवेशकों का रुख कैसा रह सकता है? 2 महत्वपूर्ण फैक्टर है भारतीय बाजार में। एक तो स्टॉक मार्केट के साइड से जो वैल्यूएशंस हैं, उन हाई वैल्यूएशंस के कारण भारत में विदेशी निवेशकों ने अपने निवेश सीमित किए हैं। थोड़ी खरीद और थोड़ी बिकवाली आएगी, पर बॉन्ड मार्केट को लेकर अब वो आकर्षण नहीं बन पाएगा जब तक भारत में मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर अच्छी नहीं दिखाई देती, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बॉन्ड से अच्छा रिटर्न
हासिल करना मुश्किल होगा। अब या तो अमेरिका में तेजी से ब्याज दरों में कमी शुरू हो और ये जो गैप है इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो, यानी वहाँ ब्याज दरें कम हो और यहाँ ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलना शुरू हो, या फिर भारत में बॉन्ड्स इतने आकर्षक हो जाए कि इनमें यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो और वो गैप और बढ़ जाए। ये इन्हीं दो परिस्थितियों में विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बॉन्ड्स आकर्षक निवेश के तौर पर सामने उभर कर सामने आएंगे, ऐसा लगता है। व्हाट्सएप को इंक्रिप्शन ब्रेक के लिए कहा गया तो कंपनी भारत में कारोबार बंद कर सकती है। व्हाट्सएप ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी है। कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया कि यदि हमें मैसेज इंक्रिप्शन ब्रेक के लिए मजबूर किया गया तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारत में बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज़र्स की गोपनीयता की रक्षा करता है, क्योंकि इसमें मैसेज के बारे में सिर्फ भेजने वाला और हासिल करने वाला ही जान सकता है। सर, क्या झगड़ा है व्हाट्सएप का? भारत के सूचना तकनीक कानून के बाद व्हाट्सएप को लेकर अब समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। भारत के सूचना तकनीक कानून के मुताबिक सरकार किसी भी शॉर्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को, व्हाट्सएप जो मेटा का हिस्सा है, उससे अपना इंक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए बाध्य कर सकती है। व्हाट्सएप का यह कहना है कि उसकी तो बुनियादी सफलता का राज या उसकी जो विश्वास का यूएसपी है वो तो यही है कि ये व्हाट्सएप के मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी इन्हें कोई खोलकर पढ़ नहीं सकता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि भारत सरकार व्हाट्सएप को अपनी बुनियादी रणनीति बदलने के लिए, बुनियादी व्यवस्थाएं बदलने के लिए कहेगी तो व्हाट्सएप भारत छोड़कर चला जाएगा। ये चुनौती और ये चेतावनी खासी बड़ी है और खासी महत्वपूर्ण है। और पिछले 1-1.5 साल से लगातार सूचना तकनीक कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और भारत सरकार के बीच खींचतान चल रही है। सूचना तकनीक कानून में आए प्रावधानों का खास विरोध हो रहा है। भारत सरकार का तर्क है कि उसके पास सॉवरेन गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को खोलकर पढ़ सकती है और उसको खोलकर उसका विकल्प उसका ब्यौरा बताने के लिए बाध्य कर सकती है। व्हाट्सएप का कहना है कि पूरी दुनिया में उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो इनक्रिप्टेड कोड को डिकोड नहीं करेगी, इनक्रिप्टेड कोड को तोड़ेगी नहीं। अब इस मामले में केंद्र सरकार से दखल की बात कही गई है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को 14 अगस्त तक के लिए एडजर्न कर दिया है। दिल्ली के कोर्ट ने सरकार का जवाब इस मामले में जो आएगा उस पर निगाह रहेगी। हालांकि अभी तक भारत सरकार का जो सूचना तकनीक मंत्रालय है उसने इस व्हाट्सएप के इस मांग का, इस प्रस्ताव का या इस चीज़ का, इस विरोध को से सहमति नहीं जताई है कि भारत के सरकार को यूज़र्स के इनक्रिप्टेड मैसेज खोलने का हक नहीं है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार और संबंधों के लिए 12 से ज़्यादा कंपनियों पर रोक लगा दी। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 3 कंपनियां भारत की हैं। ये भारतीय कंपनियां ज़ेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि इन कंपनियों, व्यक्तियों और जहाज़ों ने यूक्रेन रूस युद्ध के लिए ईरानी मानव रहित विमानों की गुप्त बिक्री को सुविधाजनक बनाने और उसके लिए पैसा जुटाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मोटी बात इतनी है कि भैया जो ये युद्ध हो रहा है आपने साथ दिया है। सर, क्या पूरा मामला है, इसको कैसे समझा जाए? ये सनसनीखेज खबर है। प्रतिबंधों के दायरे में अंततः भारत का निजी क्षेत्र आ ही गया है। अमेरिका की सरकार ने जिन कंपनियों और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं उनमें खासतौर से जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनके ट्रेड के ट्रांसफर्स को लेकर ये मामला ईरान को गया और इसमें तीनों ध्रुव मिलते हैं। इसमें रूस भी एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान है, यानी दोनों प्रतिबंधित देश हैं। और इन कंपनियों के बारे में पाया गया कि ये कंपनियां दोनों प्रतिबंधित देशों के साथ परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से काम कर रही थी, जिनके नाम आपको शुभम ने बताया, ज़ेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट। एक कंपनी है ईरान की जिसका नाम सहारा थंडर है, उसके साथ ये डील हुई थी। और इस प्रतिबंध के बाद अब अमेरिका की सरकार और यूरोप के देश उन कंपनियों पर निगाह जमाने लगे हैं जिन्होंने ईरान को या रूस को पिछले 2 साल में लगे हुए प्रतिबंधों को तोड़ने में या प्रतिबंधों के उल्लंघन में मदद की है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। केवाईसी को लेकर इन दिनों बड़ा हल्ला है। फिनटेक कंपनियां चाहती हैं कि छोटे कारोबारियों के न्यूनतम केवाईसी प्रोसेस और ग्राहक सत्यापन के लिए जोखिम आधारित और ग्रेडेड अप्रोच को अपनाया जाए। फिनटेक कंपनियों का ये सुझाव आरबीआई के हाल में जारी पेमेंट एग्रीगेटर रेगुलेशन ड्राफ्ट पर आया है। फिनटेक कंपनियों का मानना है कि कुछ कारोबारी फुल केवाईसी प्रोसेस से गुजरने के लिए बहुत छोटे हैं। फुल केवाईसी के लिए ग्राहकों के भौतिक सत्यापन की ज़रूरत होती है, इसके लिए छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ जाती है। इस बीच IRDAI एमफी भी लगातार सेबी से चर्चा कर रही है कि केवाईसी का डेटा किस तरह सुरक्षित रखा जाए।
माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने कर्मचारियों की अप्रैल की सैलरी रोक दी है। कंपनी ने अप्रैल की शुरुआत में ही कर्मचारियों को जूम कॉल करके ये जानकारी दी थी। कू वित्तीय संकट से जूझ रही है, जिसकी गाज कर्मचारियों पर पड़ी है। कू को ट्विटर के कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा जा रहा था। ट्विटर अब एक्स के तौर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अब कू की हालत खस्ता होती दिख रही है। इंडियन रिटेलर कंपनी फर्स्ट क्राई ने आईपीओ के लिए नए सिरे से आवेदन किया है। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनबीस ने नए शेयरों के जरिए करीब $215 मिलियन जुटाने की योजना बनाई है। वहीं मौजूदा शेयर की बिक्री से $300 मिलियन और जुटाने का प्लान है। कंपनी ने पिछले दिसंबर में आईपीओ के लिए सेबी में पेपर्स जमा कराए थे, लेकिन रेगुलेटरी जांच के बाद कंपनी अगले हफ्ते $500 मिलियन के आईपीओ के डॉक्यूमेंट वापस लेने जा रही है। फर्स्ट क्राई बेबी प्रोडक्ट, खिलौने और कपड़ों का कारोबार करती है। फ्लाइट कैंसिल होने पर अमेरिका की एयरलाइंस अब ऑटोमेटिक तरीके से यात्रियों के टिकट का पैसा वापस करेंगी। व्हाइट हाउस ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों की बकाया राशि का रिफंड ऑटोमेटिक तरीके से करना होगा। इन नियमों का मकसद यात्रियों को महंगे सरप्राइज शुल्कों से बचाना है। सर, क्या कोई टिप्पणी आपकी? केवाईसी के मामले में समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एमफी ने सेबी से इस मामले में बात की है। एमफी को ये डर है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये डर है कि जो नए नियम सेबी ने तय किए, जिनके बारे में आपको विस्तार से बताया था कि केवाईसी के प्रमाण पत्र के तौर पर कुछ और जो चीज़ें शामिल की गई थी उन्हें हटा दिया गया है। उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डर है कि अप्रैल और मई के दौरान म्यूचुअल फंड फ्लोज में कमी आएगी, यानी लोग अपनी एसआईपी और अपने नियमित म्यूचुअल फंड भुगतान नहीं कर पाएंगे। दुविधा और चुनौती ये है कि जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं या जो एनआरआईज हैं, उन्हें जिस नई प्रक्रिया के तहत सेबी जो नई प्रक्रिया लागू की है उसमें उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए जाना पड़ सकता है, और जो संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में उनकी एसआईपी टूटने लगेंगी, उनके एसआईपी के भुगतान नहीं जाएंगे। सेबी से एमफी ने यह भी कहा है कि जिन भारतीयों से, जिन रेजिडेंट इंडियन से भी अपने केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा गया है, उन्हें केवाईसी डेटा में तरह तरह की एरर मिल रही हैं, उनके डेटा अपडेट नहीं हो रहे हैं और उनको सही ढंग से ओटीपी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड उद्योग केवाईसी के इस मामले में उलझ गया है और सेबी की तरफ समाधान के लिए देख रहा है। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, इसमें जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सेबी के नए नियमों के हिसाब से अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो उसकी कोशिश जरूर कीजिए। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे होगी इकोनॉमिकम में, रविवार को सुबह 11:15 बजे। सर, क्या खास होगा वहाँ? इस सप्ताह के इकोनॉमिकम में हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में जीरो इंटरेस्ट रेट का दौर तो विदा हो ही गया, ब्याज दरें कम होने की संभावना भी खत्म हो गई। और उसके बाद दुनिया में पिछले 6-7 महीनों में इतने तेज बदलाव हुए हैं, जो बदलाव अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नौकरियों में छंटनी हो, चाहे वो गूगल, मेटा जैसे कंपनियों के कामकाज में बदलाव हो, ये सारे बदलाव कैसे हो रहे हैं और आने वाले समय में ब्याज दरें ऊंची रहने का असर कैसे कैसे लोगों के जीवन पर होगा, कैसे दुनिया ने अपने ताज़ा इतिहास में, पिछले 200-300 साल के इतिहास में जो सबसे अच्छा समय देखा था सस्ती पूंजी का, वो समय अब पूरी तरह विदा हो चुका है। उसका फ़ायदा किसको मिला, किसको उसका नुकसान हुआ, लोग, उद्योग, कारोबार, सरकारें इससे कैसे निपटने की कोशिश कर रही हैं और भविष्य में क्या कुछ बदलने वाला है इस बार के इकोनॉमिकम में। चलिए, तो आपसे मुलाकात करते हैं इकोनॉमिकम में, लेकिन ये इकोनॉमिकम आपको मिलेगा कहाँ? सिर्फ मनी 9 के मोबाइल ऐप पर। तो अगर आपने मनी 9 ऐप का अब तक मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।